हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा 5 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 12। और पाठ 12 में हमारा क्या है? पाठ का नाम है चिकित्सा विज्ञान का विकास। तो चलिए हम नई नई जानकारी लेते हैं चिकित्सा विज्ञान का विकास में। प्राचीन समय में मनुष्य बहुत सारी बीमारियों का कारण जानने में असमर्थ था। वह उन्हें भगवान द्वारा दिया गया दंड मानता था तथा उन्हें ठीक करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना या धार्मिक अनुष्ठान करता था। इसलिए उस समय मृत्यु दर बहुत अधिक थी। आज विज्ञान तथा तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। अब इन बीमारियों को ठीक करने के लिए अनेक उपकरण, दवाइयाँ तथा तकनीकें उपलब्ध हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ तथा लंबा जीवन जीना चाहता है। हमें बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आइए कुछ आविष्कारों तथा उपलब्धियों के बारे में जानें जो स्वस्थ तथा लंबा जीवन जीने में हमारी सहायता कर रही हैं। तो वो कौन कौन सी उपलब्धि हैं? चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है चिकित्सीय उपकरण। चिकित्सीय उपकरण क्या होता है? ये होता है, सबसे पहले है उसमें है स्टेथोस्कोप। सबसे पहले स्टेथोस्कोप आता है चिकित्सीय उपकरण में। थर्मामीटर की तरह स्टेथोस्कोप भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और बच्चों, आपने ये देखा होगा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कान में ऐसे करके आपकी नब्ज, आपकी सांस आपको बोलते हैं ठीक से लो, तो उसको क्या बोलते हैं? ये होता है स्टेथोस्कोप। यह उपकरण मनुष्य की हृदय गति और सांस लेने की ध्वनि को सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक छोटी सी डिबिया 2 नलियों से जुड़ी रहती है जिन्हें कान में लगाया जाता है। जब डॉक्टर इसके दोनों सिरों को अपने कानों में लगाकर डिबिया वाले सिरे को रोगी के फेफड़ों या हृदय पर रखता है तो डॉक्टर को आवाज सुनकर पता चल जाता है कि रोगी के फेफड़े या हृदय ठीक से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इन दोनों चीजों का पता लग जाने पर डॉक्टर को रोग का पता लगाने तथा इलाज करने में बहुत सहायता मिलती है। स्टेथोस्कोप की खोज की कहानी बहुत रोचक है। इस उपकरण की खोज फ्रांसीसी डॉक्टर नेने लैनेक ने सन 1816 में की थी। एक दिन डॉक्टर ने क्लिनिक जाते समय 2 बच्चों को सड़क के किनारे लकड़ी के एक लंबे खोखले बांस से खेल के देखा। जब उन्होंने देखा कि उस खोखले बांस के एक सिरे पर एक लड़की कुछ फुसफुसाती है और दूसरे सिरे पर उसका भाई कान लगाकर उसे सुनने की कोशिश कर रहा है, इस घटना ने डॉक्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्लिनिक पहुंचकर उन्होंने अखबार का एक कागज लेकर उसे गोल गोल मोड़कर नली का रूप दे दिया। इसके एक सिरे को उन्होंने रोगी की छाती पर रखा तथा दूसरा अपने कान में लगाया। वह ये जानकर बहुत खुश हुए कि उन्हें रोगी के फेफड़ों द्वारा सांस लेने और छोड़े जाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। इस छोटे से प्रयोग ने आगे चलकर आधुनिक स्टेथोस्कोप का रूप ले लिया। तो इस तरह से स्टेथोस्कोप का आविष्कार हुआ। आज सभी चिकित्सा उपकरणों में स्टेथोस्कोप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और जानने योग्य क्या तथ्य है बच्चों? यूनान में स्टेथो का अर्थ छाती तथा स्कोप का अर्थ परीक्षण है, जबकि माइक्रो का अर्थ छोटा तथा स्कोपी का अर्थ देखना है। अब हम देखते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर क्या होता है, ये कैसे इसका आविष्कार हुआ बच्चों, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए थर्मामीटर, आपने देखा होगा, ये थर्मामीटर होता है। जब आप फीवर होता है, बुखार होता है तो डॉक्टर थर्मामीटर मुंह में लगाता है ना। तो चलिए देखते हैं इसका आविष्कार कैसे हुआ। किसका? डॉक्टरी थर्मामीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान हर समय एक जैसा नहीं रहता। यह हमारे वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 फ़ारेनहाइट
होता है। प्राचीन समय में हम शरीर के तापमान का अनुमान शरीर को छूकर या नाड़ी की गति महसूस करके लगा लिया करते थे, लेकिन इन तरीकों से बुखार का सही अनुमान नहीं लग पाता था। तो मानव शरीर के तापमान को बिल्कुल सही मापने के लिए अब डॉप्लर थर्मामीटर उपलब्ध है। इसका आविष्कार सन 1715 में जर्मन के एक वैज्ञानिक गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। डॉप्लर थर्मामीटर शीशे की एक पतली नली होती है जिसके एक सिरे पर लगे बल्ब में पारा होता है। शीशे की नली पर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंक लिखे रहते हैं। पारा एक तरल पदार्थ होता है जो गर्म होने पर फैलता है। जब थर्मामीटर को रोगी के मुंह में जीभ के नीचे अथवा बगल में दबाकर रखा जाता है तो शरीर की गर्मी का पाकर पारा फैलता है और यह रोगी के शारीरिक तापमान को सही दर्शाता है। यदि पारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है तो हम समझ लेते हैं कि रोगी को बुखार है। बुखार की सही जानकारी होने पर डॉक्टर को रोगी का इलाज करने में सहायता मिलती है। और अब क्या आएगा? अब बच्चों तीसरा जो हमारा चिकित्सीय उपकरण है वो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसको हम माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। और सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जो किसी भी अत्यधिक छोटी वस्तु को बड़ी करके दर्शाता है, जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। प्रथम सूक्ष्मदर्शी यंत्र 1590 ईस्वी पूर्व में जकारियास जेनसन द्वारा बनाया गया था। वह हॉलैंड में एक चश्मे की दुकान का स्वामी था। उसने 2 लेंसों को एक साथ रखा। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उड़ती हुई एक छोटी सी मक्खी एक मेमने के बच्चे जितनी बड़ी दिखाई दे रही है। उसने इस विधि का उपयोग किया तथा एक खिलौना बनाया जो फॉली ग्लास कहलाया। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का श्रेय गैलीलियो गैलीली को जाता है। उन्होंने 2 लेंसों का उपयोग किया तथा उनमें सुधार करके सूक्ष्मदर्शी यंत्र का निर्माण किया। वर्तमान में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बीमारियों के विषाणुओं को देखने के लिए किया जाता है। यह मल, मूत्र, खून तथा कोशिकाओं की अन्य विविधताओं की जांच में सहायता करती हैं। जिनसे बीमारियां हो रही हैं उन विषाणुओं का अध्ययन करने तथा उनके बारे में जानने के बाद उचित दवाइयों का उपयोग किया जाता है ताकि विषाणुओं को नष्ट किया जा सके। और इसके बाद है एक्सरे मशीन, यानी कि हमारा अगला चिकित्सीय उपकरण है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन बच्चों ये है एक्सरे मशीन, आपने देखी भी होगी, अगर देखी हुई हो तो ये एक्सरे मशीन है। चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे मशीन का आविष्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका आविष्कार सन 1895 में जर्मन वैज्ञानिक के विल्हेल्म के रॉन्टजेन ने किया था। अब बहुत विकसित एक्सरे मशीनें बन गई हैं। एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र लिए जा सकते हैं। इनको देखकर डॉक्टर शरीर के अंदर हड्डियों में हुई टूट फूट, फेफड़ों में संक्रमण, गुर्दे में हुई पथरी आदि का पता लगाकर रोगी का उचित इलाज कर सकता है। आजकल डिजिटल एक्सरे मशीनें और रंगीन एक्सरे तकनीक भी विकसित हो गई हैं जो अधिक स्पष्ट और विस्तृत चित्र प्रदान करती हैं। इसके पश्चात है लेजर मशीन। यह एक अद्भुत एवं नई तकनीक से विकसित की गई मशीन है। इसके द्वारा बिना चीरफाड़ के शरीर के किसी भी आंतरिक भाग की सफल शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की जा सकती है। लेजर किरणें शरीर के रोगग्रस्त ऊतकों को काट सकती हैं बिना ज्यादा खून बहाए। इसके अतिरिक्त कैट स्कैन, ईसीजी आदि मशीनों का भी आविष्कार किया जा चुका है जिनके माध्यम से रोगी के शरीर में होने वाली बीमारियों का पता लगाना आसान हो गया है। अब है अगला अल्ट्रासाउंड मशीन। अल्ट्रासाउंड मशीन एक्सरे मशीन से भी एक कदम आगे है। इस मशीन की मदद से हम शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों को ऐसे देख सकते हैं जैसे टेलीविजन पर कोई चित्र। यदि एक्सरे मशीन का सही ढंग से प्रयोग ना हो
तो ये शरीर को काफ़ी हानि भी पहुंचा सकती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन की तकनीक पूर्णतया सुरक्षित है। इस मशीन का उपयोग गर्भस्थ शिशु की स्थिति देखने, हृदय, यकृत यानी कि लीवर, गुर्दे यानी कि किडनी और अन्य आंतरिक अंगों की जांच के लिए किया जाता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रयोग करता है जिससे यह शरीर के लिए सुरक्षित होता है और कोई हानिकारक विकिरण उत्पन्न नहीं करता। इसके पश्चात अब हम पढ़ेंगे चिकित्सा की नई विधियां। कुछ शताब्दियों पहले व्यक्ति को बीमारी के कारणों और उनकी चिकित्सा विधि के बारे में बहुत कम ज्ञान था बच्चों। वह प्रायः झाड़ फूंक करने वालों और जादू टोना करने वालों के पास बीमारी का इलाज कराने के लिए जाया करते थे। कुछ बुद्धिमान व्यक्ति बीमारी का इलाज करने के लिए देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते थे। तो धीरे धीरे नई और उन्नत किस्म की दवाइयों की खोज प्रारंभ हुई। कौन कौन सी दवाइयाँ? जैसे शुरू में जो दवाइयाँ की खोज प्रारंभ हुई थी वो थी, भारत सहित अनेक देशों में मलेरिया एक भीषण बीमारी थी। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यह बीमारी एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होती है। तो कुनैन की खोज के बाद इस घातक बीमारी पर रोक लग गई। ब्रिटेन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की। यह एक महान खोज थी। यह दवाई कई प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों और शरीर के भयानक घाव आदि के इलाज में पेनिसिलिन बहुत लाभदायक सिद्ध हुई। क्षय रोग यानी जैसे तपेदिक भी एक प्राण घातक बीमारी है। वैज्ञानिकों ने खोज की कि यह बीमारी एक जीवाणु द्वारा फैलती है जो सांस द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों को खराब कर देता है। रोगी को बुखार और खांसी होती है, फिर खांसी के साथ मुंह से खून आने लगता है। सेल्समैन वेक्समैन नामक वैज्ञानिक ने स्टेप्टोमाइसिन नामक दवा की खोज की जिससे इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक कुछ और प्राणघातक बीमारियों की दवाइयों की खोज में गंभीरता से लगे हुए हैं। कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, एड्स आदि बीमारियों से आज का व्यक्ति ग्रसित है। अब है शल्य चिकित्सा। भारत में शल्य चिकित्सा की परंपरा काफी लंबे से चली आ रही है, लेकिन आज इस पद्धति का काफी विकास हो गया है। आजकल हमारे शरीर के प्रत्येक भाग की शल्य चिकित्सा संभव है। शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क और हृदय की सफलतापूर्वक शल्य चिकित्सा की जा सकती है। अंग प्रत्योपण द्वारा क्षतिग्रस्त हृदय तथा गुर्दों को बदला जा सकता है। कुछ समय पहले हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन आज विज्ञान से इसे संभव कर दिखाया है। तो रोगों की रोकथाम, अब हम पढ़ेंगे रोगों की रोकथाम में रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। आज चिकित्सा विज्ञान ने भी काफी उन्नति कर ली है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से रोगों से बचने के अनेक उपाय खोज लिए गए हैं जिनसे चेचक, हैजा, तपेदिक, प्लेग आदि बीमारियां नहीं होती हैं। आज वैज्ञानिक और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पोलियो उन्मूलन की दिशा में प्रयासरत है। चेचक तथा एडवर्ड जेनर। 18वीं शताब्दी में चेचक जानलेवा बीमारी थी। बहुत से लोग इससे मर जाते थे तथा बाकी बचे हुए लोगों के चेहरे पर बहुत से गड्ढे बन जाते थे। एक दिन एक ग्वालिन ने डॉक्टर एडवर्ड जेनर को बताया कि वह चेचक से सुरक्षित है क्योंकि उसको पहले से ही गौ चेचक निकल चुकी है। उन्होंने इसका परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक 8 वर्ष के बच्चे को ग्वालिन से टीका लगवाया। उन्होंने फिप्स में प्रतिक्रिया का निरीक्षण किया। लड़के को चेचक नहीं हुआ। यह चेचक के लिए टीके के विकास की शुरुआत थी। इस प्रकार चेचक रोधी टीके की खोज हुई। इस विधि के आधार पर बाद में लोगों को डिप्थीरिया, पोलियो, खसरा, टिटनेस आदि रोगों से बचाने के लिए अन्य टीकों का विकास हुआ।
फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने खोजा बहुत से रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, और यह भी पाया कि उनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों को उच्च दाब द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मा देकर जीवाणुओं को नष्ट करने की क्रिया पाश्चरीकरण कहलाती है। महामारी के समय लोगों को केवल उबला हुआ जल देने का परामर्श दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत से जीवाणु जल और वायु के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इस क्रिया को पूरे विश्व में दूध और जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अस्पतालों में शल्य चिकित्सा के उपकरणों, इंजेक्शन की सुइयों, चाकू आदि को रोगाणु मुक्त करने के लिए उन्हें गर्म उबलते जल से साफ किया जाता है। इसे विसंक्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसे विसंक्रमण कहते हैं। रोगाणुओं को फैलने से बचाने के लिए अन्य उपाय असंक्रामक पदार्थों तथा कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए डीडीटी मच्छरों का बढ़ाना रोकती है जो मलेरिया फैलाते हैं। अब है प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि हम बीमारियों को फैलने से रोकें। बीमारियों को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित, जो मैं आपको सुना रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ, निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला है हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। अपने घरों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है हमें ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इसके पश्चात हमें नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए जो अति आवश्यक है। फिर हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए। यदि जल अशुद्ध है तो उसे उबालकर पीना चाहिए। उसके पश्चात अगला है हमें बाजार में खुले फल, चाट आदि नहीं खानी चाहिए। नंबर 6 है शिशुओं को सभी संभावित बीमारियों के टीके लगवाने चाहिए। सभी टीके सरकारी अस्पतालों तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। आज सरकार रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट पर अच्छे स्वास्थ्य की आदतों से संबंधित अनेक कार्यक्रम प्रसारित कर रही है। अतः हमें इन कार्यक्रमों को सुनकर व देखकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यानी सतर्क रहना अति आवश्यक है। और अब है महत्वपूर्ण तथ्य, हमें बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, लेजर तकनीक, कैट स्कैन, ईसीजी मशीन आदि ऐसे उपकरण हैं जिन्हें रोगों का पता लगाना जिनसे संभव हो जाता है। स्टेथोस्कोप उपकरण मनुष्य की हृदय गति और सांस लेने की ध्वनि को सुनने में काम आता है। बीमारियों से बचने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनेक दवाइयों एवं टीकों की खोज हुई है। तो बच्चों, ये पाठ कितना महत्वपूर्ण था और हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ के माध्यम से हुई। और अब हम चलते हैं अभ्यास। अब हम अभ्यास करते हैं। हमें क्या करना है ये हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। थर्मामीटर का आविष्कार किस सन में हुआ? 1715, 1817, 1714 या 2000 में? इसका आविष्कार हुआ था सन 1715 में। स्टेथोस्कोप की खोज किसने की? फ़ारेनहाइट ने, लाइबनिज़ ने, गैलीलियो ने, विल्केम ने स्टेथोस्कोप की खोज की थी लाइबनिज़ ने। पेनिसिलिन नामक दवा की खोज की गई 1932 में, 1945 में, 1928 में या 1950 में? पेनिसिलिन नामक दवाई की थी 1932 में। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा की खोज किसने की? फ़ारेनहाइट ने, अलेक्जेंडर ने, लाइबनिज़ ने या वैक्समैन ने? वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करी थी। इसके पश्चात है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो सबसे पहले पूछा है मनुष्य के शरीर का तापमान हर समय एक जैसा रहता है? जी नहीं, गलत, तापमान बदलता रहता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय गति तथा फेफड़ों की जांच में करते हैं? बिल्कुल सही, इसमें करते हैं। लेजर शरीर के रोगग्रस्त ऊतकों को काट देता है? बिल्कुल सही, काट देता है। एक्सरे मशीन का आविष्कार 1785 में जर्मनी में हुआ था? जी नहीं, गलत। नवजात शिशुओं को टीकाकरण से दूर रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उन्हें हमेशा समय समय पर टीका लगवाना है, तो यह भी
गलत है। तो हमने ये सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने हमने गलत का निशान लगा दिया। और अब हम आगे चलते हैं, सही मिलान करो। चलिए अब हम करेंगे सही मिलान करो। सबसे पहले है थर्मामीटर। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, जो कि मैंने निशान लगा दिया है। थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था फ़ारेनहाइट ने। उसके बाद है, ये आपको खुद करना है, 2 मैंने आपके लिए छोड़े हैं बच्चों, 2 आपको करने होंगे। फिर मैंने किया है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को मिलाएंगे गैलीलियो, फ्रांस, रॉटजेन, इटली या जर्मन। स्टेथोस्कोप का मिलान होगा फ्रांस। उसके पश्चात है सन 1895। सन 1895 में क्या हुआ था, इसका हमने मिलान कर दिया जर्मन से। और सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी का हम करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। और 2 मैंने मिलान आपके लिए छोड़े हैं, 1751 और 1816। इसका मिलान आप सोच समझ के स्वयं करेंगे। और इसके पश्चात है सही शब्दों का निशान लगाइए। हमें सही शब्दों पर निशान लगाना है। आज विज्ञान या हिंदी तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। बच्चों किसने बदला है, सही अक्षर है आज विज्ञान और हिंदी में से विज्ञान ने, तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है। दूसरा है स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर मनुष्य की हृदय गति और सांस लेने की ध्वनि को सुनता है। कौन सा सुनता है, स्टेथोस्कोप या थर्मामीटर? स्टेथोस्कोप, सही निशान है स्टेथोस्कोप। फिर है मानव शरीर का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और सही है 37 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट या लाइबनिज़ ने किया था। थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। और अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। थर्मामीटर की तरह भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है थर्मामीटर की तरह? थर्मामीटर की तरह स्टेथोस्कोप भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मनुष्य के शरीर का हर समय एक जैसा नहीं रहता। क्या चीज? मनुष्य के शरीर का तापमान हर समय एक जैसा नहीं रहता। डॉक्टरी क्या चीज? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर शीशे की एक पतली नली होती है। जकारियास जॉनसन 1590 ईस्वी पूर्व में एक चश्मे की दुकान का स्वामी था। प्रत्यारोपण द्वारा क्षतिग्रस्त हृदय तथा गुर्दों को बदला जा सकता है। तो इस तरह से अभी हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। एक बार मैं फिर से इसको दोहराती हूँ। थर्मामीटर की तरह स्टेथोस्कोप भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मनुष्य के शरीर का तापमान हर समय एक जैसा नहीं रहता। डॉक्टरी थर्मामीटर शीशे की एक पतली नली होती है। जकारियास जॉनसन 1590 ईस्वी पूर्व में एक चश्मे की दुकान का स्वामी था। प्रत्यारोपण द्वारा क्षतिग्रस्त हृदय तथा गुर्दों को बदला जा सकता है। और इसके बाद हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का महत्वपूर्ण पाठ यहीं समाप्त होता है। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।